BMC हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे दोस्त विदुषी बुबना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछली श्रृंखला में आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही खास स्पिरिचुअल टैबलेट चक्रास के बारे में हमने आपके साथ ज्ञान साझा किया था। हमने ये जाना था कि चक्रास क्या होते हैं, चक्रास का ओपन होना कितना ज़रूरी है, उनका संतुलित अवस्था में रहना कितना ही ज़रूरी है। हमने पहले दो चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझी करी थी। तो आइए उसी ज्ञान को, उसी टैबलेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ बात करेंगे हमारे तीसरे चक्रा की। तीसरा चक्रा हमारा मणिपुरम चक्रा यानी कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये जो चक्रा हमारा है, इसका एलिमेंट है फायर, अग्नि, और ये चक्रा हमारा जुड़ा हुआ है हमारी पावर से। अगर हम पावर की बात करें यहाँ पे विदुषी जी, तो हम इसमें कौन कौन सी पावर लेके चलेंगे? हमारे पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, संकल्प शक्ति, वाक शक्ति और हमारे इंटरनल पावर्स। ये शक्ति हर किसी के पास है। हम देखें तो हम छोटे छोटे रूपों में अपने संकल्प करते हैं। जैसे बच्चों को देखें तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, अब की बार तो मुझे बर्थडे पे ये ही वाला चाहिए। उनकी संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, भले ही हमें लगता है कि वो रिपीटेडली डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस चीज़ को हासिल करते हैं, यानी कि अपनी संकल्प शक्ति से। वो एक बच्चे का लेने का तरीका है। मेरे ख्याल से उसका पूरा होने का जो सबसे बड़ा एक माध्यम रहता है वो होती है हमारे बच्चों की प्योरिटी और उनकी इंटेंशन। वो इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से, इतनी स्ट्रॉन्ग प्योरिटी से वो जो भी चाहते हैं उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि हम जब इन पावर्स की बात कर रहे हैं तो इन पावर का हमारे इस चक्रा के साथ क्या लेना देना है? दोस्तों, जब हम अपनी इस पावर का मिसयूज कर जाते हैं या जो हमारी ये पावर है हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तब हमारे चक्रा के अंदर जो है इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन आना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि हमने अपनी संकल्प शक्ति की अभी बात करी कि जब भी आप कुछ भी अगर चाहते हैं, आपके पास पावर है, हम सब जानते हैं, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। तो हमको क्या करना है? हमें अपनी उसी प्योरिटी के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ हम जो भी चाहते हैं हमें वैसा संकल्प दोस्तों डालना चाहिए। और यदि हम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें इससे जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारी गैस्ट्रिक ट्रबल्स आ जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो अगर कोई भी पेशेंट गॉड जिनको ये समस्या होती है तो हम उनको क्या बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी पावर्स को समझना है और इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जब हम संकल्प शक्ति को समझे तो उसके बाद आती है हमारी वाक शक्ति। तो वाक शक्ति हम बोले तो हमारे बोलने का तरीका वहाँ पे किस तरीके से इम्बैलेंस आ जाएगा? देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से इम्बैलेंस आता है। या तो हम ओवर, जो कहते हैं ना, ओवर टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग, तो वो बोलते बोलते कुछ यही नहीं जान पाते कि कब किस समय कितना बोलना चाहिए और क्या। यही वाक शक्ति की एक्चुअली वो है। हमारे हर शब्द एक ताकत है। हम जो बोल रहे हैं वो एक मैनिफेस्टेशन की तरीके से काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि शब्दों में भी अपनी एक पावर होती है, ऊर्जा है। बिल्कुल। तो ये ऊर्जा को हमें सही रूप में, सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें लगता है कुछ लोग इस ऊर्जा को इस्तेमाल ही नहीं करते, जब जहाँ बोलना है वो वहाँ भी नहीं बोलते, और कुछ लोग इतना बोलते हैं सामने वाले कोई नहीं बोलने ही नहीं देते, और साथ ही साथ वो क्या बोल रहे हैं, कई बार उन्हें ये चीज का ज्ञान नहीं, बस बोलना है, अपनी बात को रखना है। कहीं ना कहीं हम दोनों रूप में देखें तो वो अपनी पावर का मिसयूटिलाइजेशन ही कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस, जो मेरे एक पेशेंट गॉड के साथ था, उनको ये डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं।
तो जब उनसे हमने थोड़ा सा उनकी संकल्प शक्ति के बारे में बात करी तो हमने ये पाया कि उनकी संकल्प शक्ति में कोई दिक्कत नहीं थी। और विदुषी जी, जब हमने उनसे वाक शक्ति के ऊपर बात करी, क्योंकि मेरी बात उनकी वाइफ से भी हुई, तो उसमें वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं थी। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वो डोमिनेट करते हैं या अपना नहीं बोलते, लेकिन उनको प्रॉब्लम तो ये चल रही थी। तो जब हमने उनकी काउंसलिंग करी और उनसे कुछ बातें खुल के सामने आई, तब दोस्तों उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे एक आदत है, ऑफिस में जो लोग मेरे अंडर काम करते हैं मैं उनको कुछ बोलने ही नहीं देता। मतलब उन्होंने बोला कि मैं उनको ऐसे बोलूँगा, ये काम है, ये बस आपको करना है, मैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं लेता। साथ ही उन्होंने ये कबूल किया कि जब उनके सीनियर्स उन्हें कुछ कहते हैं, उसमें वो बोले कि अगर मुझे कुछ चीज़ सही भी नहीं लगी या मेरे को कुछ आइडिया देना हो तो मैं वो भी नहीं दे पाता। तो दोस्तों आप देखिए, जब हम वहाँ उनके साथ, जब हम इस चक्रा पे काम कर रहे थे और हम इस पॉइंट को पकड़ पाए कि आपके वाक क्षेत्र में जो है, आपकी जो पावर है, आप कहीं उसका मिसयूज कर रहे हैं और कहीं आप उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके इस अंडर यूटिलाइज की बात से मुझे एक पेशेंट, अपने पेशेंट गॉड का ध्यान आया। वो बहुत ज़्यादा काम करते थे दोनों लेवल पे, मतलब फिजिकली भी अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी तरीके से, फैमिली लाइफ में भी बहुत परफेक्शन, जिसे हम देख के लगे कि परफेक्ट उसमें, और स्पिरिचुअली भी बहुत वर्क। फिर भी वो डायबिटीज़ कि वो हुए। तो अच्छा। जब हम उनके इंटरेक्शन में आए तो समझ में नहीं आता आपको एकदम कि भाई जो सर्विस भी कर रहा है अपने वर्क प्लेस पे भी इतने अच्छे से, तो वो पर्सन डायबिटीज कैसे उनको हो सकता है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फिर तो वहाँ पे समझ में कि जो, क्योंकि उनको इतना लंबा टाइम हो गया था स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, उनकी एक अपनी एक पोजीशन थी। अच्छा। वो अपने उस पोजीशन को प्रॉपर्ली यूज ही नहीं करते थे। ये भी एक हमारी पावर है। आप किस पोजीशन पे बैठे हो, उस पोजीशन को दोस्तों जब हम सही रूप में, पोजीशन का मतलब डोमिनेट करना या आपकी ईगो को ट्रिगर करने की बात नहीं। यहाँ पोजीशन को आप किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स में हम अपने काम को डेलीगेट कर पाते हैं और उन्हें सिखा पाते हैं कि वो भी एफिशिएंट बने। जब आप वो काम में भी अगर आप कैपेबल नहीं हो पाते, अगर हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करें, अगर हम फीमेल्स के टर्म्स में बात करें, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो किसके, उनकी पोजीशन क्या है? उनकी पोजीशन आती है जब घर में वो सपोर्टिंग हैंड्स के साथ काम कराती हैं। जब वो उनको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाती तो वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं वो अपनी पोजीशन को सही तरीके से होल्ड नहीं कर रहे। तो जब हम हर पर्सपेक्टिव में अपनी पोजीशंस हो, हम अपने स्पीच, जहाँ कि हम वाक शक्ति की बात कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, ये भी हमारी एक पावर ही है। और हम किस टाइम कितना बोलना है, किस टाइम हमारे को प्रेजेंट होना चाहिए, किस टाइम हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें वो जगह छोड़ देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपका उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका या लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका पर्पस वहाँ पूरा हो गया, आपको लग रहा है कि नोबडी इज बॉदर्ड या लिसन नहीं कर रहा है या उस बात की कोई वर्थ नहीं है, तो आपको ये तो बोलना नहीं चाहिए और साथ ही साथ उस जगह को भी छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए, इसको यूं भी समझ सकते हैं, हम सबके घर में हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी पावर हम इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करने लगते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसको हमें पावर के स्विच में लगाना है या इलेक्ट्रिसिटी के स्विच में लगाना है। अपनी पावर का यूज करना है, मिसयूज नहीं करना। जब यूज करना है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे नहीं, या फिर जहाँ बोलना है तो इतना बोलें कि सामने वाले को मौका ही ना दे। तो हमें बहुत माइंडफुल रहना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपने दर्शकों से एक छोटी सी बात, हम स्पिरिचुअल टैबलेट की अपनी रिसर्च के हिसाब से आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि इस चक्रा में प्रॉब्लम तब है जब हमारी ये बीमारियां मैनिफेस्ट होगी। नहीं दोस्तों, हमें कुछ ड्रीम्स, कुछ एक्सपीरियंसेस, गैस के, फायर के, लाइट के, या कुछ ऐसी पर्सनालिटी हमारे कांटेक्ट में होती हैं जो स्वभाव से ही बहुत फायरी पर्सनालिटीज हैं। तो अगर हमें उनके ड्रीम्स और उनके एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, नेगेटिव वे में हो रहे हैं, तो वो हमें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भाई आपके चक्रा में थोड़ा बहुत जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्ट साइंस को भी साथ में ध्यान देंगे, जैसे कि
हम गन्स की बात करें, जिसके पास गन है पावर उसके है। पास पावर है। लोग बिल्कुल, डरते हैं। पुलिस बिल्कुल। की बात करें हाँ, तो क्यों डरते तभी हैं तो पुलिस? चोर पुलिस से डरता है, उसके हाथ में पावर गन पावर को होती देख है। के। बिल्कुल। नाइफ है, हाँ। कॉमन आदमी चोर के हाथ में नाइफ देख के डरता है, हम्म, तो उसके हाथ में उस वक्त उसको पावर होती है। बिल्कुल। तो आप फियर कहाँ से आ रहा है? एक पावर को देख के एक रिस्पेक्ट होती है, फियरफुल रिस्पेक्ट भी होती है। और कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बच्चे या पेरेंट्स की बात करें तो बच्चे, एक फियर भी होता है कि पेरेंट्स नाराज होंगे, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी होती है। तो पावर और रिस्पेक्ट एक साइमल्टेनियसली, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है। 100%। तो इस चीज को ध्यान कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हमें इस तरीके के ऑब्जेक्ट साइंस दिख रहे हैं, यानी कि मिसाइल दिख रही है, गन्स दिख रहे हैं, या आपको नाइफ दिख रही है, या गन्स में भी कौन से पिस्टल दिख रही है, या आपको कोई मतलब कि बड़े गन्स वगैरह दिख रहे हैं। मगर हम वहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो ड्रीम एक्सपीरियंस है ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। अब इसमें ये भी देखना है कि वो इंडिविजुअली किसको हार्म करता है। जैसे कि हाँ। अगर हम मिसाइल की बात करें, मिसाइल किसी एक पर्सन को नहीं, पूरी के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय, यानी कि आप अपनी पावर का यूटिलाइजेशन पूरे एरिया में या तो पॉजिटिवली कर रहे हैं या नेगेटिवली। तो ये फिर हमारे सोशल रिलेशन को भी सोशल रिलेशन को दर्शाता है। तो हर चीज को हमें देखने का, हम ये नहीं कह रहे कि आप एक कुछ भी होता है तो आपको उस चीज से रिलेट करें, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ चेक करना है। हर चीज को इस पर्सपेक्टिव पे लेके भी नहीं जाना कि हमने हल्का सा कुछ हुआ तो हमने ये ले लिया कि नहीं भाई हमारा तो चक्रा इम्बैलेंस है, हम गलत ही कर रहे हैं, हमारा पावर। हमें सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, यानी कि वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अवेयरनेस, यानी कि माइंडफुलनेस अपनी बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, हमने अभी समझा कि हमारे इस चक्रा में जिसका एलिमेंट फायर है, जो पावर से रिलेटेड है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे कैसे ध्यान रखें? कभी कभी हमें यही नहीं समझ आता। अगर आपने ये भांपना शुरू कर लिया है कि मैं अपनी पावर का मिसयूज कर रहा हूँ, या ये जो बात है इसके ऊपर अब मेरा रिएक्शन जो है वो एक नेगेटिव वे में निकलने वाला है, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को वहां पे एज ए कैटलिस्ट, एज ए साक्षी भाव से उस सिचुएशन को हमें देखना चाहिए। जब हम साक्षी भाव से देखेंगे तो विदुषी जी उसका असर क्या रहेगा कि हम अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसमें एक देखने का नजरिया कैटलिस्ट का और होता है। कैटलिस्ट वो भी होता है जहाँ पे वो कुछ करता ही नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही सारे काम करा देती है। जैसे कि हम इसको इस तरीके से कि जंगल में अगर हम शेर की बात करें तो शेर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब वो आता है उसकी आहट से ही सारी जगह एक साइलेंस आता है। ठीक उसी तरीके से कहीं पर अगर हम पुलिस को देखते हैं तो वहाँ पे आप या ट्रैफिक पुलिसमैन को देखेंगे तो वहाँ पे वो भले ही मैनेजमेंट कर रहे हो या नहीं, उनकी प्रेजेंस ही अपने आप ट्रैफिक को मैनेज कर देती, कि उन्हें मालूम है कि आगे ट्रैफिक से बेल्ट पहन ली, हेलमेट्स आ गए, आप अपने सारे आई कार्ड्स वगैरह सब कुछ, लाइसेंस को बिल्कुल इंटैक्ट देख लोगे कि भाई निकल रहे हैं, अगर हमें चेक कर लिया तो हमारे पास होने चाहिए, अदरवाइज फाइन पे करना। तो ये दिस इज व्हाट हाउ दे आर वर्किंग। उन्हें कुछ करने के बिना भी वो एज अ कैटलिस्ट वो बाहर रह कर भी अपना सारा काम, यानी कि आपको कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपके होने के सिर्फ आपकी प्रेजेंस ही उस काम को कर देती है। जैसे कि दोस्तों मेरे ख्याल से जैसे भी विदुषी ने बताया, तो हम सब ने अपने गुरु का, अगर हम कहें हम सब ने अटेंड किया है पत्री जी की प्रेजेंस, तो पत्री जी की प्रेजेंस ही जब वो स्टेज पे या कहीं भी हम पिरामिड पे जब जाते थे, तो मेरे ख्याल से विदुषी जी उनका होना ही एक कैटलिस्ट उसमें। हाँ, तो देखिए किस तरीके से मास्टर्स भी अपनी पावर का जो है इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। उनकी प्रेजेंस ही अपने आप में जो है वो इतनी पावरफुल रहती है कि उनको शब्दों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको भी ये सीखना है, कहाँ पे हमको एज ए साक्षी भाव में जिसे बोलते हैं हमें रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने बहुत ही पसंदीदा चक्रा पे। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना दिल का मामला है, तो हम चलते हैं अपने हार्ट चक्रा पे। दोस्तों ये जो हमारा हार्ट चक्रा है, इसके अंदर वो सारे गुण हैं जिसको अगर हम बोलें, जो हम कहते हैं परमात्मा के गुण हैं। काइंडनेस है, जॉय है, कंपैशन है,
करुणा है, अनकंडीशनल लव है, समभाव है। हम जब इस चक्र पे आते हैं तो अगर हम इन गुणों में परिपूर्ण नहीं होते हैं तो क्या होता है, हमारे चक्र में इम्बैलेंस आ जाता है, हमारी यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। और विदुषी जी, हमारे हार्ट चक्र से अगर हम जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को देखें तो हार्ट डिजीजेस तो आती हैं और साथ में हमारी लंग्स की आती हैं, अस्थमा से रिलेटेड जितने भी, इसका एलिमेंट भी इसीलिए एयर है। और इसको अगर हम ध्यान से और करें, इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम सांसों से जुड़ते हैं, सांस यानी कि वायु से जुड़ते हैं, और जो प्रेजेंट मोमेंट में होती है, जो प्रेजेंट मोमेंट में होती है ना, मोमेंट टू मोमेंट। आपको अभी पता है, आप सब दोस्तों को, कि अभी आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये पल हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम दूसरे पल हम एक दूसरे में से कौन कनेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, कौन है या नहीं है। इस मोमेंट हम हैं क्योंकि हम इस सांस को महसूस कर तो हमारी एयर वो एलिमेंट है जो आपको हमेशा प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान को हमेशा अनुभव करवाता है। इसीलिए जो हमारा हार्ट चक्र यानी कि अनाहत की बात करें, उसमें एक अनाहत, अगर इस शब्द को अच्छे से देखें तो इसमें एक आहट है, जो एक ऐसी आहट को देता है कि वो हर वक्त आपको प्रेजेंट के लिए एक्टिव रखता है, कि आप इस समय को के प्रति जागरूक रहें। और इस समय के प्रति जागरूक रहने का मतलब कि आप हर चीज के प्रति जब जागरूक होंगे तो आपके अंदर स्वाभाविक प्रेम तो अपने आप ही जागृत हो जाएगा। बिल्कुल। और दोस्तों, जैसे अभी विदुषिनी जी ने ये बात बोली है कि सबके प्रति जागृत होना, तो उसका मतलब क्या है, हमारे को वननेस में रहना है, हमें संभाव में रहना है। हमारा हार्ट चक्र एक्सपेंड कब होता है, जब हम वननेस में जाते हैं, जब हम अनकंडीशनल लव देते हैं। कभी कभी हमें ये लगेगा कि अनकंडीशनल लव देने की परिभाषा क्या है। अनकंडीशनल लव देने का मतलब ये है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हम दोस्तों क्या करते हैं, हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, माइंड लेवल पे कर रहे हैं, या हम स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कर रहे हैं, तो हम दोस्तों क्या करना शुरू कर देते हैं, हम वो करने लग जाते हैं जो करना हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है, तो उसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं विदेश में कुछ समय बिताने के लिए, या फिर मैं वहाँ पढ़ने के लिए या कोई कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो ज़्यादातर विदुषी जी हम क्या करेंगे, ठीक है मेरा एडमिशन हो गया, हम वहाँ पढ़ेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, हम सब ध्यानी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें अपने हार्ट चक्र को एक्सपेंड करना है, उसको बहुत अच्छे से हमें ऊर्जा से भरना है, तो हम क्या करेंगे, हमको उस देश की भाषा सीखनी चाहिए, ताकि जब हम वहाँ पे जाएं तो पढ़ाई तो हम करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें अनकंडीशनल लव देना है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ के लोगों को उनकी भाषा में हम मेडिटेशन सिखा सकते हैं, या हमारे पास जो भी विजडम है वो हम उनको सिखाएंगे। तो हो गया ना वननेस का कॉन्सेप्ट भी, और अपने कंफर्ट लेवल से भी बाहर निकलना। और लोगों से कनेक्ट होने के लिए हम उनके कल्चर को भी और अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब कल्चर को हम, किसी भी संस्कृति को हम समझते हैं, भाषा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और संस्कृति को जैसे ही ग्रैस्प करते हैं, तो चाहे वो आप और मैं ही क्यों ना हो, हम एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से बोलचाल होगी, आपका रहने का ढंग होगा, आपके संस्कृति में आपके त्योहार होंगे, वो सारे मैं समझ सकूंगी, उसकी वैल्यू भी करूंगी, और आप जब मैं वैल्यू करूंगी तो आपके बीच में मेरा एक संबंध बैठेगा, और संबंध हमेशा दिल का होता है। बिल्कुल। और ये जो हमारा चक्र है, ये कम्युनिटी से ही जुड़ा हुआ है, सामाजिक रिश्तों से उसको बढ़ाना। सामाजिक रिश्ते का दायरा सिर्फ ये नहीं है मेरे से जुड़े लोग, मेरे देश से जुड़े लोग, वननेस कॉन्सेप्ट है, तो हम सब ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो विदुषी जी, जैसे हम जान रहे थे कि जो हम अपने लंग्स में, जो हम अपने फेफड़ों से जो हम सांस लेते हैं, तो वो मोमेंट टू मोमेंट है। तो अब हार्ट चक्र का यहाँ पे ब्लॉकेज कब आ जाता है, जब हम अपनी मोमेंट को एंजॉय करना ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम अपने ये छोटे से माइंड में इतना कुछ लेकर चलते हैं कि ये करना था और ये करना है।
हम उस चक्र में रह के अब जो हम कर रहे हैं हम उससे अपना ध्यान हटा लेते हैं। तो जिनको भी सांस की तकलीफ होती है वहाँ पे हमें इस ज्ञान को अपने अंदर उतारना होता है। हमें मोमेंट टू मोमेंट अपने जीवन के अंदर अपनी खुशियों को ढूंढना है, उनको अपनाना है और हर पल को हमारे को एंजॉय करना है। तो इसके बाद विदुषी जी अब हम कौन से चक्रा पे आएंगे? हमारे विशुद्धि चक्र पे, यानी कि हमारा थ्रोट चक्रा। ये जो थ्रोट चक्रा है ये हमारे यहाँ पे हमारे गले के स्थान पे ये माना जाता है। अब दोस्तों अगर हमारा ये थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या क्लोज्ड है या उसके अंदर किसी भी तरीके की अंडर एक्टिवेशन या ओवर एक्टिवेशन भी अगर होगी तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। अब ये समझ तो थ्रोट है तो समझ में आता ही है विदुषी जी ये हमारी वाणी से। अब वाणी कैसी, क्या मीठा बोलना, सिर्फ मीठा बोलना ही रहेगा यहाँ पे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मीठा बोलना नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे हम किस तरीके का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों जो हमारी वाणी है, वाणी से जुड़े हुए कुछ ज्ञान को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने इस चक्रा को बैलेंस्ड और एक्टिवेट रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हम किस तरीके से अपनी बात को व्यक्त करते हैं। कभी कभी क्या होता है विदुषी जी, हम कुछ कहना चाह रहे हैं, सामने वाले का हमें लग रहा है कि उसने जो बोला है वो मुझे सही नहीं लग रहा या मैं उसमें अपनी कोई ओपिनियन ही देना चाह रही हूँ। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या हो जाता है, किसी भी वजह से हमें लगता है नहीं ये रिश्ते में मुझसे बड़ा है या हमको ऐसा लगने लग जाता है मेरा यहाँ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड से कुछ प्री कैलकुलेशन करने लग जाते हैं और वो प्री कैलकुलेशन क्या करती है, वो हमें हमारी बात को एक्सप्रेस ही नहीं करने देती। हम पहले से ही एग्ज्यूम करने लगते हैं। हाँ। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं पूनम जी कि जीवन में कई बार हमारे बचपन में हमने ऐसी घटनाएं देखी होती हैं कि हमारे माइंडसेट में ये बिलीफ सिस्टम पूरी तरीके से बन जाता है कि इस तरीके की बात पे इस तरीके से या तो रिएक्शन देना चाहिए या रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। चुप रहो, चुप रहो, वो बस उस चीज को बियर करते रहो। वो भले ही आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हो लेकिन आप उस सवालों को कहीं भी किसी भी रूप में बाहर लेके ही ना आए और तो वो हमारी एनर्जी तो डिप्लीट कर गए। वो एक बीमारी का कारण बनती है जैसे कि थायराइड, जो आजकल हम बहुत ज्यादा लोगों में कि हर किसी को सुने तो बहुत किसी ना किसी एज में आपको वो थायराइड आपको हो रहा है। क्यों इतना ज्यादा? क्योंकि लोग या तो अपनी बातों को एक बिलीफ सिस्टम की वजह से दबा रहे हैं या ये चला आ रहा है कि भाई नहीं बोलना नहीं, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर की उसमें देखें तो एक टाइम था जहाँ सारे इक्वालिटी की बात होती थी। तो विदुषी जी ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि कभी कभी हमारे बिलीफ सिस्टम से ही हमारे एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है। तो इसका कुछ और उदाहरण देके हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए एक चीज तो ये है कि हम फीमेल्स में देखते हैं कि वो अपने एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा रोकती हैं क्योंकि बचपन से ही कहा है कि कम बोलो, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक ये फीमेल्स में नॉर्मली जनरली हम देखते हैं जिस वजह से थायराइड के इश्यूज हम फीमेल्स में बहुत दिखते हैं। लेकिन अगर हम आज की स्टडी देखें तो मेल्स के भी थायराइड प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चों को जो बचपन से एक माइंडसेट दिया जाता है कि आपको एक्सप्रेस नहीं करना, आप रोते हो तो आपका कहीं ना कहीं ये है कि आप कोई लड़की थोड़ी ना हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? भाई आप बेटा हो, लड़के नहीं रोते, लड़के बॉयज डोंट क्राई। क्योंकि आपको एक बोल्ड और एक स्ट्रॉन्ग वो दिखानी है, लेकिन फीलिंग्स उनकी भी है। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम ही बन गया, बिलीफ सिस्टम बन गया जो हर मेल कैरी करेगा। हर मेल कैरी करता है जब तक वो बड़ा होता है। एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा बच्चा, वो बच्चा है, उसको बार बार इस चीज का इंडिकेट करना कि तुम मेल हो इसलिए रोना नहीं है, क्योंकि आपको बोल्डनेस और स्ट्रॉन्ग दिखाना है। रोने का मतलब है कि आप वीक हो। तो ये करके वो अपने जो फीलिंग्स है, अपने इमोशंस हैं, हम नॉर्मली देखते हैं कि हम जनरली देखते हैं कि फादर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डोमिनेटिंग, इस तरीके के रफ टफ होते हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों के लिए फीलिंग नहीं होती, लेकिन वो
बहुत सारे मेल Express सिर्फ नहीं करते। इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उनको बचपन से ये बिलीफ सिस्टम दिया होता है कि हम्म, आपको इस तरीके से लव एक्सप्रेस नहीं करना, नहीं क्योंकि आप करना। स्ट्रांग नहीं दिखोगे, कोई बिल्कुल। सुनेगा नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज जो है उनके एक ब्लॉक है कि वो विशुद्धि एक्सप्रेस चक्रा को को रोकता है कि वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज उनके रुक रही है, वो चाहे तो किसी भी दोस्तों लेवल पे मैं हो। तो कहूंगी कि ये बहुत अच्छा पॉइंट हमने समझा। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं लेके चलना बोलने का, इमोशंस का एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने देखा हमारे समाज में हम ये डाल देते हैं बॉयज डोंट क्राई, तो उससे क्या हुआ कि जो उनके अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर किसी के घर में कोई अनफॉर्चुनेट कोई भी इवेंट होता है तो बॉयज को दुख नहीं होता या वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ बोलने का नहीं है, वो अभिव्यक्ति का भी है। चाहे हमें रोना पड़े तो हम रो लेंगे, एटलीस्ट हम अपने इमोशंस को होल्ड तो नहीं करेंगे, हम उसको बाहर निकाल देंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड मेथड है हमारे इस चक्रा को, थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, वो है मौन रखना, यानी कि साइलेंस में जाना। और विदुषी जी जब हम मौन रखने की या साइलेंस में जाने की बात करते हैं तो उसका अर्थ दोस्तों ये कदापि नहीं है कि बस यहाँ पे हमने जिप ऑफ कर लिया कि नहीं अब हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इसका मन सबसे का। ज्यादा ध्यान रखना है, मन को विचारों मौन करना का। है। बिल्कुल, मन को, जो मन हमारे को विचार देता है। अब मैं बोल नहीं रही लेकिन मेरे यहाँ पे अगर सब कुछ चलता जा रहा है तो वो सही सेंस में साइलेंस में रहना नहीं है। उसको हम यही कहेंगे कि बॉडी लेवल पे तो मैंने रखा है लेकिन मैं माइंड लेवल के ऊपर जो है साइलेंस में नहीं हूँ। इस केस पर आपके इस बात पर मुझे अपना एक अनुभव मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कोविड का जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था तो हम सबको पता है कि एक बार सबकी लाइफ एक स्लो एंड स्टडी और बहुत काम उसमें चली गई थी। तो बस ऐसे ही मन में आया कि फर्स्ट टाइम कि मौन रखना है। पत्री सर बहुत बार कहते थे कि मौन रखना चाहिए, लेकिन वही है कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था एक हर चीज एक स्थिर हो गई थी। हाँ। तो ये लगा कि आसान है रख सकते हैं, जबकि बच्चे घर में सब पूरी फैमिली घर पे ही रहती थी। मन में आया, मौन रखा। 15 दिन का मौन मैंने दो बार मौन रखा था, एक बार 15 दिन और एक बार 1 वीक का। तो जब फर्स्ट 15 डेज का मौन रखा तो पहली बार समझ में आया कि इसका असली अर्थ होता क्या है। जब मैंने मौन रखा तो वही जिप लॉक यहाँ तो कर लिया लेकिन मन में तो जिप लगा ही नहीं बिल्कुल भी। कोई कुछ कर रहा है, जैसे हमें नॉर्मली आदत होती है इंस्ट्रक्शंस देने की बच्चों को कि ऐसे करो ऐसे करो, अब बोलना नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ रखा या कुछ किया है तो आदत है कि भाई गाइडेंस देनी है, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन बोलना ही है हमें। तो वो एक मदर इंस्टिंक्ट जो हर वक्त चलती रहती है तो अननेसेसरी भी कई बार हो जाती है। वो चीज मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्व करी। अच्छा, कि माइंड में चल रहा है, यहाँ रख दिया, यहाँ नहीं, यहाँ। जैसे मैं अपने माइंड से उनको मन से ये कहना चाह रही हूँ कि भाई मैं अपने अंदर से लगता था कि मेरी बात वो मन की सुन ले, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट भी हो रहे थे बच्चे। वो एक चीज मैंने अनुभव करी कि मैं शब्दों से नहीं बोल रही लेकिन दे अंडरस्टैंड मी थ्रू योर जेस्चर एंड एवरीथिंग, आई से वो समझ रहे हैं। भले ही मेरी आंखों में गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी वो समझ रहे हैं कि वो बच्चे खुद ही बोलते हैं आपके मन में ये चल रहा है ना कि आप ये बोलना चाहते हो। तो आई एम जस्ट शॉक कि वो एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट होती थी जो मैं सोच रही होती थी। ये चीज, ये एक अनुभव था। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने अपने लिए देखा कि मैं कितना ज्यादा ओवर थिंकिंग में थी अननोइंगली, कि जरूरत नहीं है, उन्हें पता है टाइम देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ करने से पहले ही इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, या कुछ बात है तो हमें ऐसे रिएक्शन देना है तो हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुंह से नहीं बोलना। फिर वही बॉडी लेवल पे हम काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं बोलना है, सबको दिख रहा है ये बहुत मौन में है, बिल्कुल है, लेकिन अंदर से तो शांति नहीं थी। बिल्कुल उसका रिएक्शन ये हो कि मेरे को 1-2 दिन बाद फील होने लगा कि मेरा ये एरिया पूरा का पूरा पेन करने लगा और गले में दर्द रहने लगा। एक दिन जैसे रहा नहीं जाता, पेन इतना बड़ा कि मेरे उन 15 दिन में मैंने सिर्फ एक बार बोला, जैसे ही एक वर्ड बोला मेरा पेन गायब हो गया। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं शब्दों में तो बोल नहीं रही लेकिन मन में इतनी ज्यादा हलचल है कि उसके बोलने की इतनी ज्यादा जिज्ञासा है कि मेरे थ्रोट में और मेरे ये पूरा जॉ लाइन इतना पेन करने लगा था कि हद से ज्यादा।
तो उस दिन से मैंने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरे को थॉट्स आ रहे हैं तो मैं इनको सेटल कैसे करूँ। वो 15 दिन का मेरा एक एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ, और जब बोला तो जैसे एक बहुत काम डाउन हो चुकी थी जब मैंने 15 दिन बाद बोला। एक हफ्ते का जब मौन किया तो मुझे धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो मन शांत हो चुका था। और जैसे हम संकल्प शक्ति की बात की हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो हम वहां पर वो शक्तियां काम कर रही थी, इंटरनल पावर्स। यानी कि मैंने अपने मौन के उस दूसरे, मैं कहती हूँ कि एक दूसरा चरण था मेरा, जिसमें मैंने ये अनुभव किया कि मैं शब्दों से शांत पहले हुई थी, लेकिन अब की बार शब्दों की नहीं से विचारों से शांति हुई। और विचारों की शांति की वजह से हुआ कि जो चीजें मुझे जैसे मैनेज होने में चाहिए थी वो चीजें वैसे मैनेज हो रही थी। बच्चों का हो या घर में और कोई फैमिली मेंबर हो या मेड हो, पहले भी उन्हें पता था, अब भी उन्हें पता था, लेकिन वो पहले हम ही थे जिन्हें नहीं पता था। बिल्कुल। वो विचार की उथल पुथल इतनी ज्यादा हमने क्रिएट कर रखी थी, और अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमें दोबारा से ये अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े टाइम के बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। विदुषी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ। जैसे आपने बताया कि जब मैंने दूसरी टाइम मौन रखा तो उस समय आपको वो जैसे गले में और यहाँ जो पेन हो रही थी वो नहीं हुई। दोस्तों, यहाँ से हमें एक बहुत खूबसूरत पॉइंट सीखने को मिल रहा है। जो हमने ये जाना कि हमारे चक्रा क्या है, ये एनर्जी सेंटर है। तो देखिए, जब इन्होंने पहली बारी जब इन्होंने मौन रखा तो वो मौन ज्यादा बॉडी लेवल के ऊपर रहा, क्योंकि विचार चल रहे थे। तो देखिए दोस्तों, वो ऊर्जा बन रही थी। अब वो ऊर्जा वेंट आउट नहीं हो रही थी तो विदुषी को थोड़ा पेन हुआ। लेकिन सेकंड टाइम जैसे इन्होंने बताया कि अब उनके अंदर विचारों का भी मौन चल रहा था, तो देखिए वो ऊर्जा जो है नेगेटिव वे में वो जनरेट ही नहीं हुई। तो इससे तो दोस्तों एक बहुत ही हमें एक मैं तो बोलूँगी हमारे को साक्षात एक सीखने को भी मिल गया कि जो मौन है उसमें कितनी पावर होती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। दूसरी चीज़, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मैंने मौन को करना शुरू किया था। तो मैंने दोस्तों क्या किया था, मैं अपना मौन रखती थी 1 घंटे के लिए स्टार्टिंग में, कि डेली मैं कहती थी कि मैं 1 घंटा तो मौन रखूंगी। तो पहले क्या होता था, उस 1 घंटे में भी अगर मम्मी ने पापा ने आवाज मार दी तो फटाक से आगे से हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा वो ध्यान ही नहीं रहता था। तो कुछ 3-4 बारी ऐसे हुआ। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मैं क्या टाइम बाउंड के साथ कर रही हूँ। तो जैसे इन्होंने बताया, धीरे धीरे मैंने वो अवधि बढ़ाई शुरू करी, फिर मैं 3 दिन के ऊपर आई, और फिर मैंने भी काफी ऐसे लंबे लंबे जो है मौन रखे। और एक स्थिति दोस्तों ऐसी आ जाती है जब आप लंबे समय के लिए मौन रखते हैं, तो मेरे ख्याल से विदुषी भी इस चीज को एंडोर्स करेंगे, आपके अंदर जो सुकून आता है, आपके अंदर जो ऊर्जा, हमें मतलब जो उसकी मैं कहूँगी, मतलब मुझे शब्द नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, कि उस ऊर्जा का जो प्यार, जो आनंद मिलता है, कनेक्टिविटी होती है ना। पूनम जी, आपकी इस बात से मुझे अपना वो टाइम भी याद आ रहा है कि जब मैं मौन में दूसरी बार गई, तब मैंने जब बुक रीडिंग करती थी, मेरी बुक रीडिंग फास्ट हो गई थी, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उस वक्त उसी में होता था। मैं कुकिंग करती थी तो मेरी कुकिंग की स्पीड, जबकि पहले कंपैरेटिवली जब आध्यात्मिक में आई और जितनी अवेयरनेस पत्री सर को सुन कर और देख के समझ के उनकी बातों से हुई, तो बढ़ गया था। लेकिन मुझे मौन से पता चला कि अभी भी जो होना चाहिए वो नहीं था। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को हम बाहरी रूप से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अंदर की उथल पुथल खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल, तो हम भले ही एक्सप्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे विशुद्धि काम कर रहा है। तो वाक बाहर निकले ना निकले, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है ना, जब मन बोल रहा है तो बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऊर्जा बोल रही है। तो दोस्तों, हमने ये समझा कि साइलेंस से हमारे को बहुत ही खूबसूरत एक एसोटेरिक एक्सपीरियंस मिलता है, एक ऐसा अनुभव मिलता है जिसमें आप ब्लिसफुल स्टेट को भी अनुभव कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं अपनी विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने का तीसरा हमारा ज्ञान, और वो तीसरा ज्ञान है संगीत सीखना, दोहे बोलना। अब उससे क्या होगा विदुषी जी, ये अब आप हमें बताइए। जब हम संगीत सीखते हैं या श्लोक याद करते हैं, दोहे बोलते हैं,
तो उससे भी हमारे चक्रास, यानी कि हम आपने देखा होगा साउंड्स से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो शब्द वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, म्यूजिक भी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब आप गाते हैं तो एक कंपन को हम महसूस करते हैं। हम रागों की बात कर रहे हैं, जब हम राग करते हैं तो हर राग से हमारे बॉडी में बहुत सारे सेलुलर चेंजेस आते हैं। हर एक राग का अपना एक इम्पोर्टेंस है, उनको वैसी मतलब ऊर्जा मिलती है। तो उससे जो चेंजेस आते हैं वो हमारे को फिजिकल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट देते हैं। इवन हमारे चक्रास में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। तो जब हम म्यूजिक को सीखते हैं, हम खुद उसका वो कहते हैं ना अध्ययन करते हैं, तो हमारे विशुद्धि, क्योंकि हम गा रहे हैं, जब वोकल कर रहे हैं तो हमारे विशुद्धि से आवाज निकल रही है, यानी कि कंपन निकल रही है। तो वो कंपन जब निकलती है तो वहाँ पे हीलिंग, नेचुरल हीलिंग होती है। पूनम जी, आपके इस म्यूजिक से मुझे अपना एक्सपीरियंस कि मैंने जब संगीत सीखना शुरू किया था तो मेरे को गले में बहुत पेन होता था और साथ के साथ खांसी बहुत होती थी। तो खांसी का तो मैंने जब अपनी टीचर से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नेचुरल है। जब आपका गाने का ऑर्गन ओपन नहीं होता, नॉर्मली हम लोग गुनगुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब राग करते हैं तो वाइब्रेशन होती है गले में, तो वो वाइब्रेशन की वजह से वो ओपन होता है। इसलिए वो हमेशा कहते हैं, आप किसी भी संगीतकार को देखो, बहुत ज्यादा ओपन होके नहीं, मुंह खोल के नहीं गाता, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो हम लोग पूरा माउथ ओपन करके सारे राग गाते हैं। सारी सरगम जो है, सारे गामा, हम ऐसे नहीं बोलते सारे गामा, पूरा मुंह माउथ ओपन होता है। तो उससे यहाँ पे स्ट्रेन आता है, तो उसकी वजह से खांसी और ड्राइनेस आती है। कहते वो बिगनिंग में होता है, कहते लेकिन मेरे को पेन होता था। तो वो कहते हैं आपके साथ होता है, पता नहीं क्यों होता है। तो वो बाद में मैंने समझी कि 1 महीना ज्यादा रहा, दूसरे महीने थोड़ा कम हुआ, तीसरे महीने और कम हुआ। अगर मैं घर में प्रैक्टिस जिस दिन ज्यादा अच्छे से करके जाती थी, कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो पेन बिल्कुल ही नहीं होता था। और अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही, सिर्फ वहीं जाके कर रही हूँ, तो पेन होगा। तो वो मेरे जो यहाँ पे एक्टिवेशन होती थी, उस चीज को मैंने मतलब थ्रोट चक्रा बिल्कुल बैलेंस हुआ, यानी कि वो मैंने अपनी एनर्जी को वहाँ पर फील करना शुरू करा कि म्यूजिक से कैसे हुआ। उसके साथ साथ जब हमने स्पिरिचुअल टैबलेट में कि भी श्लोक भी करने चाहिए, दोहे करने चाहिए, तो दोहे में हम बहुत ही फेमस है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो हमेशा इस तरीके से। और ये चीज मैंने महसूस की, जब हम ऐसे दोहे बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, या म्यूजिक की भी बात करें, जब मैं इसे गाने लगी तो अपने आप, जिस दिन मैं म्यूजिक की प्रैक्टिस करके आती थी उसे थी, तो वो ना अगले दिन मॉर्निंग में खाना बना रहे हैं, घर में कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ भी है ना, तो जब कुछ नहीं कर रहे, इतने आइडल हैं, सिर्फ फिजिकली वर्क हो रहा है, मेंटली और कोई वर्क नहीं हो रहा, तो वो राग चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं भले ही मुंह से नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर चल रहा है। तो वो मुझे लगता था कि जब यहाँ चलता था तो वो एक हीलिंग की फीलिंग आती थी कि कुछ फील हो रहा है। मेरे को थायराइड का इशू, पहले चैलेंजेस बहुत रहे हैं थायराइड के, लेकिन अब जब मैं अपना चेक कराती हूँ तो अब वो बॉर्डर लाइन कभी भी क्रॉस नहीं होती, वो हमेशा बॉर्डर लाइन से काफी पीछे रहता है। ये संगीत सीखने से ज्यादा, संगीत सीखने, जब मैंने मौन रखा तो उसका एक स्टेप में आगे बढ़ी। जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने शायद दूसरे पड़ाव पे पैर रखा है, कि मैं उस चीज में मेरी एक चीज हुई कि हमेशा डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग है कि आप थायराइड की मेडिसिन बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन म्यूजिक से मुझे इस चीज का अनुभव हुआ कि मैं अपनी विजडम शेयरिंग करना या ये सब चीजों के साथ साथ, जब हम ज्ञान को, हर तरीके के ज्ञान को, यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, संगीत जो है वो अंदरूनी तौर पे आपको इतना हील कर रहा है, वो मैं हर लेवल पे, हर राग जो हील कर रहा है, जब मैं खुद गाती हूँ तो मुझे अपने आप अंदर से एक वाइब्रेशन की फीलिंग आती है। तो वो एक अलग, जो इवन जो मेरी टीचर है वो, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ध्यान नहीं करती हैं, लेकिन वो फिर भी एक डिवाइन सोल की तरीके से अनुभव होता है। वो इतना सॉफ्ट बोलती हैं, इतना सॉफ्ट बोलती हैं कि इतना सॉफ्ट बोलना कि उन्हें वाक शुद्धि क्या होती है बताने की जरूरत ही नहीं। वो किसी को डांटेंगे भी ना तो वो ऐसे प्यार से बोलेंगे, किसी बच्चे को भी या किसी को कहेंगे आप सीख के नहीं आओगे ना तो फिर देख लो, बस फिर देख लो, खत्म। और वो उनकी उससे ना इतना प्यार आ रहा, ना एकदम टपकता है उनकी वाणी से। तो वो चीज, एक संगीत आपको ना अपने आप ये कोमल बना देता है। बिल्कुल। तो दोस्तों,
ये तो हमें एकदम लाइव एग्जाम्पल ही मिल गया कि जब भी हमारे को अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना है, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, मौन में जाना है और संगीत को सीखना है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चक्रा पे। हमारा नेक्स्ट चक्रा, जिसको कि हम बोलते हैं हमारा थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा सुनते ही हमारे को एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं हम, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड आई को लेके जो है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम अपने थर्ड आई एक्सपीरियंस या हम अपनी थर्ड आई को ओपन करना चाहते हैं। तो जब हम थर्ड आई चक्रा की बात करते हैं तो इस चक्रा में क्या होता है, अगर ये हमारा बैलेंस्ड है, ये हमारा एक्टिवेट है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, हम ये अनुभव कर पाते हैं कि मैं मल्टी डायमेंशनल हूँ और हमें ये एहसास होता है कि मैं सिर्फ कुछ लिमिटेड काम को करने के लिए जो है नहीं आया हूँ, मुझे मल्टीटास्क करने हैं। हम क्या करने लग जाते हैं दोस्तों, हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में लेते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट में हमने इस चक्रा से रिलेटेड ज्ञान के ऊपर जो विजडम बनाई है, उस विजडम के अनुसार हमें अपने पास्ट में जाना क्यों चाहिए, तो सिर्फ अच्छी मेमोरीज के लिए। बिल्कुल। या हमने अपने पास्ट में कुछ लर्निंग लेनी है तो हमें सिर्फ उसके लिए जाना चाहिए, ना कि मेरे पास्ट में ये हुआ, कोई दुख हुआ, कोई पीड़ा हुई और हम उसको बार बार याद करें। और दोस्तों, पास्ट से जो हमें लर्निंग लेनी है, अगर एक रफ आइडिया दें हम, तो 10% तक हमारे को उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे हमारे वर्तमान पर। तो वर्तमान पे हमें कितना काम करना 80%। 80%। आ गई ना बात पावर ऑफ नाउ। 80% काम हमें किस पे करना है, अपने वर्तमान पे, क्योंकि जो हम आज करेंगे वो ही हमारा कल बनता है और कल में वो हमारा पास्ट बन जाएगा। तो वी नीड टू फोकस ऑन आवर प्रेजेंट। अब दोस्तों, प्रेजेंट के लिए क्या करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, तो हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम में हमने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ड्रीम्स के साथ, अपने मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस के साथ हमने जोड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें लें, तो जैसे कि मिल्क, ब्रेड, न्यूज़पेपर, अगर हमें उस तरीके के ड्रीम्स आते हैं या हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो रहे हैं, तो दोस्तों समझ जाइए आपको क्या करना है, आपको अपनी डेली सोल प्लानिंग करनी है। इसी तरीके से विदुषी जी, अगर हमें कोई एनिवर्सरी के या बर्थडे के या कोई दिवाली, हमारे ऐसे त्योहार, तो ये एनुअल हो गया, यानी कि हमें ईयरली प्लानिंग करनी है। और अगर हम बात करें कि जैसे मुझे ऐसा अनुभव हो कि मेरा घर बन रहा है, भाई मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का घर बन रहा है, तो वो हमें क्या इंडिकेट करेगा, 25 इयर्स, यानी कि 25 इयर्स की प्लानिंग करने, क्योंकि घर हम के 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए नहीं बनता है। तो यानी कि लंबे समय की हम प्लानिंग की बात करते हैं। अगर हमें वेजिटेबल्स, वॉशिंग मशीन अगर हम लगा लें, तो फिर वहाँ हम क्या करते हैं, आप देखिए, आप ये मोस्टली हम कोई सब्जी वगैरह या कपड़े, तो ये हमारा थोड़ा वीकली जो है हमारा रूटीन रहता है। तो वहाँ पे हम बात करेंगे अपने हफ्ते भर की, जो भी हमारे को सोल प्लानिंग करनी है, हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि हमें जिस तरीके के अनुभव हो रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा अनुभव है, आप उसको टाइम पीरियड से कोरिलेट करके देखिए। कुछ अनुभव हमारे मंथली होंगे, तो वो हमारे को मंथली सोल प्लानिंग के जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको वो प्लानिंग करनी है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि उस प्लानिंग में हमें करना क्या है, तो आपको उस प्लानिंग में ये देखना है कि आप आध्यात्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे और अपने मटेरियल लेवल पे भी चीजों को बैलेंस रखते हुए आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारे थर्ड आई चक्रा से जुड़ा हुआ है। तो हम अपनी स्पिरिचुअल लेवल की जर्नी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्लान करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसी प्लानिंग से हमारा फ्यूचर भी अपने आप जो है बैलेंस हो जाता है।
और फ्यूचर पे कितना ध्यान देना है? अब बचा सिर्फ 10%। 10%। क्योंकि हमने हाँ। अपना पास्ट को और प्रेजेंट को इस तरीके से मैनेज कर लेंगे तो हमें सिर्फ एक्चुअली 10% जो हमें ध्यान देना है वो हाँ। अपने आप ही पूरा हो जाएगा, पूरा क्योंकि होगा। वो 80% और 10% का बैलेंस अपने आप उस 10% को तो एक्चुअली कंप्लीशन ही दे देता है जब हम सोल प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा आज्ञा चक्र का सही चक्र एक्चुअली कंप्लीशन में आ जाता है जब हम हमारी इंट्यूशंस मैनिफेस्टेशन हर अपने आप पूरी होने लगती है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं जब हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, हमारे को हमारे पर्पस और हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया है। और जब हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है तब स्थिति आती है हमारे अग्रे चक्र की तरफ बढ़ने की। तो हम जाते हैं हमारे क्राउन चक्र, यानी कि सहस्रारा चक्र, जो एक कहने को चक्र है लेकिन हकीकत में ये एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां आप आनंद को अनुभव करते हैं, जहां आप एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां आप अपने सोल कॉन्शियस में पूरी तरीके से अवेयरनेस लेकर आते हैं और हम एकदम वननेस की स्थिति में आ चले जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस है तब हम सहसारा को महसूस कर सकते हैं। तो हम इसको ये भी कहते हैं कि हम एक शांति पथ की ओर बढ़ जाते हैं। हम इस चक्रा को ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सारे चक्रास को ऑपरेट करता है बैलेंस फॉर्म में। अगर आपको इस तक पहुंचना है, हकीकत में उस आनंद को अनुभव करना है, तो आपको अपने सारे चक्रास को धीरे धीरे करके बैलेंस करना है, इनको देखना है, समझना है। जो आपने आज जाना है, समझा है इन चक्रास से कि इसे किस तरीके से बैलेंस, जब आप इन सबको बैलेंस करेंगे, इन पर काम करेंगे, तो आप अपने आप सहसारा को छू पाएंगे, उस आनंद की अनुभूति ले पाएंगे। जब हम एक भगवान से, हम कहते हैं ना, एक भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो वो एक आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद की अनुभूति हमें सहसारा स्थिति में ही होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से हमने आज और हमने अपने पिछले एपिसोड में चक्रा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी को हासिल किया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्यारे दर्शक इस ज्ञान को, इस विजडम को अपने जीवन में अपना के अपने चक्रास को बिल्कुल बैलेंस स्टेट में रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सबको बहुत प्यार से पूनम मेहता और मेरे साथी विदुषी का प्यार भरा नमस्कार।